पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यनवू एक ह्यूमनॉइड मिथिकल बीस्ट को खा लेता है और उसकी पूरी बॉडी में अब मैजिक बनने लगता है और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बैन को, जो मॉन्स्टर रश की वजह से बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और गुस्से में उठकर बोलता है कि अब मैं उस खेन को खत्म कर दूंगा। Like you, be strong to hold the powers of the sun. चैप्टर 25 हम देखते हैं यनवू को, जो कि अपनी प्लेयर स्टेटस विंडो देख रहा होता है और यनवू बोलता है कि मुझे पता ही था कि मैजिक पावर को जगाकर और मैजिक पावर को और ज्यादा बढ़ाकर ही मैजिक को कंट्रोल किया जा सकता। जब मैंने अपनी स्किल को एक्टिवेट किया था तभी सिर्फ मैं मैजिक का इस्तेमाल कर पाया था, लेकिन अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं मैजिक को इस्तेमाल करने, जैसे कि मैं किसी भी हथियार पर मैजिक इस्तेमाल करके उसको और ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ, या फिर मैं अपने पैर पर मैजिक इस्तेमाल करके बहुत तेज भाग सकता हूँ। लेकिन मैजिक को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरी नई स्किल मैजिक सर्कुलेशन की मास्टरी अभी काफी कम है, यानी कि लेवल अभी काफी कम। लेकिन मैं इसको अच्छे से इस्तेमाल करूंगा तो ब्लिंकिंग स्टेप स्किल की तरह ही बहुत जल्दी ही इसकी लेवल भी बढ़ जाएगी। मैजिक को कंट्रोल करने की वजह से मेरे सेंसर्स पर भी काफी फर्क पड़ेगा। तभी यनवू नीचे की तरफ देखता है और उसको एक नेकलेस पड़ा हुआ मिलता है। वो उस नेकलेस को देखता है और उठाता है। तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है ये नेकलेस में बहुत सारी यादें हैं, और इसके बारे में लिखा आता है इस नेकलेस में किसी की बहुत कीमती यादें हैं और अच्छा होगा कि ये जिसका है उसको वापस मिल जाए। यनवू उस नेकलेस को खोलकर देखता है तो उसमें किसी और की नहीं बल्कि गैलियड की फैमिली की फोटो होती है। और आगे यनवू बोलता है कि कोई नहीं जानता कि गैलियड इतने टाइम से आकाशा के सांप का शिकार क्यों कर रहा था, लेकिन वो उसका शिकार बहुत कम करता था, दूसरों को अपनी स्किल देता था जो अपने आप को हंटर्स बुलाते थे। पर अगर गैलियड का ये सब करने का रीजन ये नेकलेस को वापस लेना था तो ये काफी अच्छा रीजन है। मेरे भाई की डायरी में गैलियड की फैमिली का कोई जिक्र नहीं है, मुझे लगता है कि वो इसी को ढूंढ रहा था। यनवू उस नेकलेस को अपने पॉकेट में रखता है, मास्क पहनता है और बोलता है अब सही वक्त आ चुका है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स की अभी भी लड़ाई चल रही होती है और फेरिक और क्रैनम की अभी भी लड़ाई चल रही होती है। तभी फेरिक के पीछे से जमीन में से आकाशा का सांप निकलता है, जिसे देखकर क्रैनम बोलता है ये कैसा अजीब सा मॉन्स्टर है, और फेरिक बोलता है देवता यहाँ पर क्यों आ चुके हैं। और उस सांप को देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सांप वहाँ अब सभी को खाने लग जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स पर अपना जहर फेंकने लगता है और वो कोबोल्ड्स के राजा को भी खा जाता है। और क्रैनम सांप को मारने के लिए जाने लगता है, तभी फेरिक उसे रोककर बोलता है तुम क्या कर रहे हो, हम तो योद्धा हैं, हमें युद्ध करना चाहिए। जिस पर क्रैनम बोलता है बकवास बंद कर फेरिक, अभी मेरे लिए अपने कबीले वालों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। तभी फेरिक चिल्लाकर अपने लोगों से बोलता है कि देवता को शांत करो। तभी हम देखते हैं कि क्रैनम पीछे से आकर सांप के सर पर अपने हथियार से बहुत जोर से वार करता है और नीचे खड़ा हुआ फेरिक भी अपनी तलवार से सांप पर हमला कर देता है। और ये सब यनवू देख रहा होता है और बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये उसे भी ज्यादा खराब माहौल बन चुका है, सिर्फ 10% मॉन्स्टर्स ही बचे हैं और आकाशा के सांप ने इतने सारे मॉन्स्टर खा लिए हैं कि अब वो पहले से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। दोनों तरफ के राजा मिलकर सांप पर हमला करके उसको भगा रहे हैं और बाकी के मॉन्स्टर्स उस पर छोटे मोटे हमले कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही राजा अब बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं। और यनवू बोलता है कि अब सही वक्त आ चुका है और हम देखते हैं कि यनवू अपना मैजिक अपने पैर पर इस्तेमाल कर रहा होता है और एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि अब तुम्हारी स्किल मैजिक सर्कुलेशन की लेवल 0.7% तक बढ़ चुकी है। और यनवू वहां से जंप करता है और भागने लगता है। तभी एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि शुनपो स्किल की मास्टरी यानी कि लेवल 15% तक बढ़ चुकी है। हमें राइटर बताते हैं कि शुनपो ब्लिंकिंग स्टेप्स को ही बोला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यनवू सांप के ऊपर आ जाता है और अपना हाथ सांप पर रख देता है और बोलता है इसको खा जाओ। और तभी हम देखते हैं कि यनवू के हाथ पर बटोरी का वेम्पायरिक डैगर आने लगता है और आगे एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि बटोरी के वेम्पायरिक डैगर की मास्टरी अब बढ़ चुकी है और बढ़कर 8.2% हो चुकी है। और हम देखते हैं कि आकाशा
का सांप और बहुत ज्यादा झटपटा रहा होता है। और तभी एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है जो कि है आकाशा का सांप, और इसके लिए तुम्हें और ज्यादा कर्मा मिलेगा। और हम देखते हैं कि आकाशा का सांप अब पूरी तरीके से सूख चुका है और वो नीचे गिरने लगता है। और आगे स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि तुमने एक हिडन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, यानी एक सीक्रेट मिशन कंप्लीट कर लिया है जो कि है रिजरेक्शन सेरेमनी। और अगली स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि तुमने एक और सडन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है मॉन्स्टर रश। तुम्हें इसके लिए 5000 कर्मा मिलता है। और आगे लिखा आता है कि 3000 कर्मा तुम्हें एक्स्ट्रा इसके साथ मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यन्वू अपना चाकू उठाता है और आकाशा के सांप को काट देता है और उसका कोर निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि ये कोर बहुत बड़ा होता है। यन्वू बताता है कि आमतौर पर इसका साइज एक हथेली जितना होता है, लेकिन जब अब इसने इतने सारी चीजों को खा लिया है तो अब इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि यन्वू के हाथ पर वैम्पायरिक डैगर बनना शुरू हो जाता है और यन्वू उससे भी बोलता है खा जाओ इसको। और उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने आकाशा के सांप का कोर खा लिया है और अब तुम्हारी मैजिक एबिलिटीज बढ़नी शुरू हो चुकी है। बहुत सारा जहर अब तुम्हारी पूरी बॉडी में फैलने लगा है और अब तुम्हारी मैजिकल एबिलिटीज और ज्यादा बढ़ने लगी है। और अगली स्टेटस विंडो में लिखा आता है क्योंकि ये इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें हैं जो तुमने खाई हैं तो इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काफी टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी एक हाफ ड्रैगन बॉडी है और अभी तुम सारा का सारा मैजिक अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हारी बॉडी अवेकनिंग प्रोग्रेशन दोबारा से शुरू किया जा रहा है। और लिखा आता है कि बॉडी अवेकनिंग प्रोग्रेशन अब शुरू हो चुका है। और आगे लिखा आता है कि तुम्हें एक सेफ जगह पर जाना होगा। तुम्हारी पावर कंप्लीटली एडजस्ट होने में कम से कम 15 घंटे का समय लगेगा। और दूसरी तरफ क्रैनम और फेरेक दोनों यन्वू को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं नामुमकिन। और यन्वू की आंखें देखकर बोलते हैं कि ये आंख बिल्कुल एक दानव के जैसी लग रही है। चैप्टर 26 हम देखते हैं यन्वू को जिसके पास से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और फेरेक यन्वू को देखकर बोलता है मैं अब समझ गया हूँ, ये सब करवाने के पीछे इसी आदमी का हाथ है। और गुस्से में उस यन्वू की तरफ भागते हुए अपनी तलवार लेकर उसको मारने के लिए आ रहा होता है। और यन्वू भी और को मारने की पोजीशन में आ जाता है और सोचता है कि ये दोनों किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, हर गन से भी ज्यादा, और अगर मैं इन्हें मार देता हूँ तो मुझे बहुत सारा टोकन्स मिलेंगे और कर्मा मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि यन्वू फेरेक की गर्दन पर वार करता है और उसकी गर्दन अलग हो जाती है। और तभी एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है जिसका नाम है फेरेक जो कि ऑर्क का किंग है और तुम्हें उसके लिए और ज्यादा कर्मा मिलेगा। और हम देखते हैं कि फेरेक की गर्दन उड़ते हुए जाकर क्रैनम के पास गिरती है। क्रैनम ये सब देखकर काफी डर रहा होता है। और तभी उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने गॉब्लिन के किंग क्रैनम को भी मार गिराया है और इसके लिए तुम्हें और ज्यादा कर्मा मिलेगा। और यन्वू बोलता है कि बचे हुए मॉन्स्टर के पास अब बस 2 रास्ते हैं, वो मेरे से बचने की कोशिश करें और यहाँ से भाग जाएं। जो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे मैं उनको नहीं पकड़ने वाला क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक होंगे, और जो रुककर मेरे साथ लड़ना चाहेगा मैं उसको अच्छे से ठिकाने लगा दूंगा और उनकी ऊर्जा और उनकी आत्मा को खा लूंगा। और जितना मैं इनकी जान को एब्जॉर्ब करूंगा मेरी बॉडी अवेकनिंग प्रोग्रेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और अब मेरे लालच की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि मैं ताकतवर बनने के लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि यन्वू ने वहां पर सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है और बोलता है कि इतने सारे मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और मैं शांत जगह पर बैठकर एक लंबा ब्रेक लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी एक इंसान बचा हुआ है। और एक पत्थर की तरफ देखते हुए बोलता है अब बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि ये बैन होता है और वो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जिस पर यन्वू बोलता है कोई बेवकूफ ही होगा कि जिसको पता ना चले कि तुम यहाँ पर हो। और बैन यन्वू को देखकर बोलता है तुम तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ जब से तुमने आकाशा का सांप मारा है। और सोचने लगता है कि मैं तुम्हारी सारी पावर ले लूंगा और तुमने जो भी हिडन पीस अपने पास रखे हैं वो भी मैं सब ले लूंगा। और फिर उसके बाद यन्वू से बोलता है कि मैं तुम्हारी जो मॉन्स्टर लाइक पावर है वो सब तुमसे ले लूंगा।
जिस पर यनवू बोलता है अच्छा तो कैसे लेने का इरादा है। तभी बैन बोलता है अरे बस बस ज्यादा टफ बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम इतनी सारी फाइट करने के बाद अब पूरी तरीके से थक चुके हो और कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस पर यनवू पूछता है तो बताओ मुझे कैसे लोगे तुम मेरे से, क्योंकि मैं अकेला तो हूँ ही नहीं यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक उड़ता हुआ तीर आ रहा होता है और वो बैन के सिर में घुस जाता है और बैन वहीं पर मर जाता है। और हम देखते हैं कि ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि गैलियड ने मारा था। और फिर उसके बाद गैलियड नीचे आता है और बोलता है कि मैं सोच रहा था कि जंगल में इतना ज्यादा हंगामा कैसे हो रहा है, क्या ये तुमने किया है। और ये वो सोच रहा होता है कि वो जो लड़का अभी मरा है वो बिल्कुल सही बोल रहा था, क्योंकि मेरी अभी बॉडी अवेकनिंग प्रोग्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। गैलियड सच में एक बिल्कुल सही वक्त पर आया है, क्या ये मेरी किस्मत है या सिर्फ एक इत्तेफाक, लेकिन अब लगता है कि शायद मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। और आगे यनवू बोलता है गैलियड, जिस पर गैलियड बोलता है क्या हुआ। और यनवू गैलियड को उसका नेकलेस देता है और बोलता है लो तुम्हारे लिए एक तोहफा, जिसको देखकर गैलियड थोड़ा शॉक हो जाता है और यनवू बहुत ज्यादा थकने की वजह से गैलियड के ऊपर ही गिर जाता है। गैलियड उसको पकड़ता है और गैलियड उसको देखकर बोलता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्टेटस विंडो जिस पर लिखा होता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरा हो चुका है, जो तुम्हारी पहले री-इन्फोर्स्ड बॉडी थी वो अब गोल्ड प्लेटेड बॉडी बन गई है। और अगली स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि आकाशा के सांप की पावर और उसका जहर 94% मैजिक में कन्वर्ट हो चुका है। और अगली स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि तुम्हारा बॉडी अवेकनिंग प्रोग्रेशन अब रुक गया है और अब तुम और ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और अब 92.5% पर आ चुका है। और अब तुम्हारी बॉडी हाफ ड्रैगन बॉडी से इनकम्प्लीट ड्रैगन बॉडी बन चुकी है, यानी कि अब तुम और ज्यादा पावर इस्तेमाल कर पाओगे ड्रैगन की। और उसके बाद हम देखते हैं यनवू को जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर उठ रहा होता है और जैसे ही वो उठता है उसके सामने बहुत सारी स्टेटस विंडो आ रही होती हैं। और इन सब चीजों को पढ़कर यनवू बोलता है कि इतनी सब कुछ पावर एब्जॉर्ब करने के बाद भी बॉडी अवेकनिंग प्रोग्रेशन मेरा अधूरा ही रह गया। आखिरकार ये ड्रैगन ब्लड कितना जबरदस्त है। और उसके बाद यनवू अपनी प्लेयर स्टेटस विंडो देखता है जिसमें हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, मैजिक सब कुछ बढ़ा हुआ होता है और उसके स्किल्स भी काफी अच्छे होते हैं। और यनवू इन सबको देखकर बोलता है कि मेरे स्टैट्स सच में बहुत अच्छे हो चुके हैं और मेरे स्किल्स भी काफी अच्छे बढ़ चुके हैं और मैजिक सर्कुलेशन की मास्टरी भी बढ़ चुकी है, जबकि मैंने इसको कल ही सीखा था। और उसके बाद यनवू अपने मैजिक को अपने हाथ पर इस्तेमाल करने लगता है और देखकर बोलता है कि ये काफी अलग लग रहा है। और उसके बाद यनवू बोलता है कि इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा कि किस तरह से हम मैजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जब मैं मैजिक को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मुझे ऑफेंसिव मैजिक भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑफेंसिव मतलब अटैक करना। और मेरी सेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन मेरी आंखों में इस वक्त लाइट चुभ रही है और मेरी नाक भी सुन हो चुकी है और इसी वजह से मैं कुछ भी सूंघ नहीं पा रहा हूँ। और मुझे एक जानी पहचानी सी भी फीलिंग आ रही है, जैसे किसी अनडाइन ग्लास की। तभी हम देखते हैं कि वहां पर गैलियड आता है और वो बोलता है अच्छा तो तुम उठ गए। यनवू बेड से उठने वाला होता है, तभी गैलियड उसे बोलता है नहीं नहीं बैठे रहो, तुम अभी अभी उठे हो, तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारी सेंसेस नॉर्मल होने में। जिस पर यनवू पूछता है मतलब, और गैलियड बोलता है कि मैंने थोड़ी सी तुम्हारी मदद की है। जिस पर यनवू बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। और गैलियड बोलता है कि तुमने कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और तुम्हें उसके लिए एक सेफ प्लेस चाहिए थी, तो मैं तुम्हें अपने घर ले आया, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। तुमने आकाशा के सांप का कोर तो खाया ही है, लेकिन उससे पहले उसके जितनी ही पावरफुल चीज भी तुमने कुछ खाई है, जिसका मतलब तुमने कुछ ऐसा खाया है जो डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इससे पहले कि तुम्हारी बॉडी पहली वाली चीज को डाइजेस्ट कर सकती, तुमने उसकी जितना ही पावरफुल चीज एक और खा ली। तुम्हें लगता है तुम्हारी बॉडी इतना सब कुछ झेल सकती थी। और मैं जानता हूँ कि तुम अब मेरे से ये बोलोगे कि तुम्हारे पास इसका कोई ना कोई प्लान होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम्हारी बॉडी फट सकती थी। और ये सुनकर यनवू सोच रहा होता है मैं समझ रहा हूँ ये क्या कह रहा है। ये कहना चाहता है कि इसने कुछ ऐसा किया है जिसने मुझे मरने से बचा लिया है। गैलियड एक जाना माना हंटर है डार्क एल्व्स के बीच में, और मैं जानता हूँ कि ये लोगों को ठीक करना भी जानता है। और आगे गैलियड बोलता है देखो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन तुम जब तक इतनी ज्यादा पावर वाली चीज को खाया मत करो जब तक तुम एक रियल ड्रैगन ना बन जाओ।
और यनवू सोचता है कि मेरी बॉडी ड्रैगन के कॉन्ट्रैक्ट में है, तो सही में मुझे गैलियड की मदद की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही रीइंफोर्स बॉडी अपनी अचीव कर ली थी, जिसकी वजह से मेरा अवेकनिंग प्रोग्रेशन अच्छे से चल रहा था और वो उसको हैंडल कर लेता। और गैलियड ये बात नहीं जानता, और उसका नेकलेस ढूंढ कर लाना भी मेरे लिए एक फायदेमंद साबित हुआ। और यनवू गैलियड से पूछता है कि तो तुमने मेरे मैजिक में कुछ चेंज किया है, मेरे मैजिक सर्कुलेशन को तुमने बढ़ाया है? और गैलियड बोलता है कि मैंने अनडाइन ग्लास का इस्तेमाल किया है ताकि तुम्हारी बॉडी फटने से बच जाए। यहाँ मैंने वही तरीका इस्तेमाल किया है जिस तरीके से मैं हथियार बनाता हूँ। तुम्हें पता भी है इसमें कितना काम करना पड़ता है? तभी यनवू गैलियड से बोलता है थैंक यू, जिस पर गैलियड बोलता है कि तुम्हें लगता है थैंक यू काफी होगा? तभी यनवू बोलता है तो ठीक है, मैं वापस आकर तुम्हारा एहसान उतार दूंगा। जिस पर गैलियड बोलता है नहीं नहीं, अब इतना भी महान बनने की जरूरत नहीं है, और अब जब तुम अपना मुंह इतनी अच्छी तरीके से चला पा रहे हो, इसका मतलब तुम अब ठीक हो चुके हो। और हाँ, एक और बात, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि गैलियड ने वो नेकलेस पहना हुआ होता है। चैप्टर 27। यनवू हमें बताता है कि अनडाइन डिवाइन वाटर गैलियड की एक सीक्रेट स्किल है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अनडाइन ग्लास जो है बॉडी पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो मैजिक इसमें होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, और जिस तरीके से ये कंट्रोल करता है मैजिक को वो बहुत बढ़िया है, और ये मुझे बहुत ज्यादा मदद कर रहा है मेरे मैजिक को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने में, और इससे मेरी बॉडी और मेरी सेंसेस और ज्यादा अच्छी हो गई हैं जितना मैंने सोचा था। शायद मैं इस टाइम काफी लकी रहा। तभी हम देखते हैं कि यनवू गैलियड के घर से बाहर आ जाता है और जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी गैलियड पीछे से निकल कर आता है और बोलता है तुम्हें अभी भी 4 दिन का रेस्ट चाहिए पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। लेकिन तभी यनवू वहां से शुनफू का इस्तेमाल करते हुए निकल जाता है। गैलियड यनवू को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि अगर मैं किसी से बताऊं कि इस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब थी तो कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करेगा। और यनवू को देखते हुए बोलता है लेकिन ये इतनी अच्छी तरीके से शुनफू इस्तेमाल करना कब सीख गया? ये ऐसा लग रहा है जैसे ये बचपन से इसको ही करता आ रहा है। और फिर हम देखते हैं यनवू को जो सोच रहा होता है, तो ऐसा लगता है मैजिक को इस्तेमाल करने पर देखा जाए तो मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है शुनफू को मैजिक के इस्तेमाल करना और बिना मैजिक के इस्तेमाल करने में। लेकिन साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 1% का डिफरेंस है। और अभी तक तो मैंने अपनी मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल ही नहीं किया, और जब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ 92% पर ही, तो मैं चाहता हूँ देखना कि बचे हुए 8% पूरे होने के बाद क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि यनवू एक जगह पर आकर रुक जाता है और बोलता है तो चलो अब इनाम देख लिए जाएं कि क्या क्या मिला है। और तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें किसी का ब्लैक ब्रेसलेट इनाम के तौर पर मिला है, लेकिन वो किसका ब्रेसलेट है उसका नाम उस पर नहीं लिखा हुआ होता। जिसको देखकर यनवू बोलता है क्या मैं इसका नाम क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? और उसके बारे में लिखा आता है कि ये किसी का ब्लैक ब्रेसलेट है, और इसके बारे में लिखा आता है कि ये आकाशा के सांप का मालिक का पसंदीदा ब्रेसलेट है। सांप अपने मालिक का वापस आने का इंतजार कर रहा था और उसने अपने अंदर ये ब्रेसलेट को छुपाया हुआ था। और उसके बाद उस ब्रेसलेट की एक स्किल का नाम लिखा आता है जो कि होती है सोल रीपर। रिप का मतलब काटना होता है, जिसका मतलब ये सोल काटने की स्किल है। और इसके बारे में लिखा होता है कि जिस भी पर्सन को तुमने मारा है तुम उसकी सोल को भी काट सकते हो। सोल यानी कि आत्मा, उनमें ना तो याद होती है और ना उनमें कोई ताकत होती है, बस उनमें गुस्सा होता है। और उस ब्रेसलेट की अगली स्किल का नाम आता है जो कि होती है ब्लैक ब्लेड्स एज। इस स्किल से सोल्स को डार्क मैजिक में बदला जा सकता है। इसमें आत्मा को हथियारों के साथ मिलाकर उस सामने वाले पर वार किया जा सकता है, जिसमें सामने वाले पर कर्स एनर्जी आ जाएगी, यानी कि एक बुरी एनर्जी। और उसके बाद अगली स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि ये आइटम यूनिक है, इसके कुछ फीचर्स अभी भी बंद हैं, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देखी नहीं जा सकती और तुम्हें परमिशन भी नहीं है इन सब को देखने के लिए। और ये देखकर यनवू बोलता है कि ये बिल्कुल एक यूनिक और जबरदस्त आइटम है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा जान नहीं पा रहा हूँ। और वो अपने हाथ में ब्रेसलेट को पहन लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उस ब्रेसलेट से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है और वो यनवू की आंखों पर चढ़ने लगती है और धीरे धीरे उसकी आंखों में आ जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं। और एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि ब्लैक ब्रेसलेट की वजह से तुम्हें अब मरी हुई आत्माएं दिख सकती हैं और तुम्हारी ड्रैगन आइज स्किल ने इसको परमिशन दे दी है।
और तुम्हारी ड्रैगन आइज स्किल की मास्टरी अब 13.5% तक बढ़ चुकी है। हम देखते हैं कि यनवू की आंखें अब बिल्कुल काली हो चुकी हैं और वो जैसे ही सामने देखता है तो उसे वहां पर बहुत सारी सोल्स घूमती हुई दिखाई दे रही होती हैं और यनवू उनको देखकर सोच रहा होता है तो ये वो लोग हैं जिनको मैंने और आकाशा के सांप ने मारा था, और सोचता है तो ये जबी से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं और इन्होंने अब तक मुझे कोई शराब भी नहीं दिया है। और तभी वो सोल यनवू को देखती है और यनवू उनको मारने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है चलो ये स्किल को भी ट्राई कर देखते हैं। और वो बहुत तेजी से अपना चाकू चलाता है लेकिन वो सोल्स पीछे हो जाती हैं, लेकिन उनमें से एक सोल चाकू से कट जाती है और एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुम नंबर ऑफ सोल्स रीप्ड, उस पर लिखा होता है 1। और यनवू बोलता है तो चलो अब ब्लैक ब्लेड्स एज को इस्तेमाल करते हैं। और हम देखते हैं कि वो जो सोल उसने अभी काटी थी वो उसकी पावर्स उसके चाकू पर आ जाती है, जिसको देखकर यनवू बोलता है ये बिल्कुल डार्क मैजिक जैसा लग रहा है। और यनवू बताता है कि डार्क मैजिक जो है अटैक की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और दुश्मनों पर कर्स भी छोड़ देता है और कहा जा सकता है कि ये मैजिक ऑफेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद वो एक बड़े से पत्थर पर अपना चाकू चलाता है और उस पत्थर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो बहुत तेजी से पीछे जा गिरता है। और वो उसको देखकर बोलता है कि जितना डैमेज पत्थर को हुआ है मुझे लगता है इसमें बहुत सारी कर्स एनर्जी भी होगी। कर्स एनर्जी मतलब श्रापित एनर्जी। और वो सोचने लगता है कि अगर ब्लैक ब्रेसलेट की पावर ही इतनी ज्यादा होगी तो मैं देखना चाहूंगा कि मैं अपनी स्किल के साथ अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा। और तभी वहां पर वो चाकू चलाने लगता है और 5 सोल को काट लेता है और ब्लैक ब्रेसलेट की एनर्जी को इकट्ठा करता है और अपनी एक स्किल की इस्तेमाल करता है जो कि होती है ब्लेजिंग फायर, और उसको एक तरफ फेंक देता है और वहां बहुत जबरदस्त धमाका हो जाता है। यनवू उसको देखकर बोलता है कि यह धमाका इतना जबरदस्त था कि ये किसी भी और किया लिजर्ड मैन का सिर फाड़ सकता था, और ये सिर्फ और सिर्फ 5 सोल की पावर है। क्या हो अगर मैं सारी की सारी सोल का इस्तेमाल करूं। और उसके बाद हम एक स्टेटस वीडियो देखते हैं जिस पर लिखा होता है नंबर ऑफ सोल्स रीप्ड 150, यानी कि 150 सोल्स यनवू ने काट ली हैं और अपने पास रख ली हैं। और यनवू सोच रहा होता है तो क्या मुझे एक साथ ही 150 सोल का 150 सोल्स का इस्तेमाल करना होगा या फिर मैं अलग अलग तरीकों पर उनका इस्तेमाल करूं, लेकिन जो भी है ये फ्यूचर में मेरे लिए काम आएगा। और आगे बोलता है कि चलो देखते हैं मॉन्स्टर रश से मुझे क्या मिला है। और उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें मॉन्स्टर हंटर का टाइटल मिला है। तुमने अनगिनत मॉन्स्टर मार गिराए हैं और अब तुम मॉन्स्टर को बड़े आराम से मार भी सकते हो, और मॉन्स्टर जिस भी पर्सन से मरते हैं वो उनको कर्स भी दे सकते हैं। और अगली स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि तुम्हें गॉब्लिन के किंग की आंख दी जा रही है। और इसके बारे में लिखा आता है कि क्रैनम जो कि गॉब्लिन का किंग था वो अपनी आंख पीछे छोड़ गया है, और अगर तुम इसकी आंख को पहन लोगे तो तुम्हें उसके गुस्से का अंदाजा होगा और तुम उसके गुस्से को फील कर सकोगे, और ये तुम्हें आगे होने वाली चीजें भी बता सकता है और ये कुछ बुरी चीजें भी बता सकता है, लेकिन अगर तुम इसको इस्तेमाल करना अच्छे से सीख गए तो ये एक बहुत अच्छी चीज साबित हो सकती है। और गॉब्लिन किंग के गुस्से का इस्तेमाल तुम अपने अटैक को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारी अटैक की पावर बढ़ जाएगी और तुम्हारी कर्स एनर्जी भी बढ़ जाएगी। वो उस आंख को देख रहा होता है और बोलता है कि ये ब्लैक ब्रेसलेट के साथ पहनी जाए और उसके साथ ये अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि दोनों में कर्स पावर और डार्क मैजिक जैसी चीजें हैं। और उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें एक 5 कलर्ड जेम मिल रहा है, यानी कि 5 रंग का डायमंड, जो कि 5 मॉन्स्टर्स की प्रजातियों से मिलकर बना है, जो कि हैं गॉब्लिन्स, कोबोल्ड्स, ग्नॉल्स, लिजर्ड मैन एंड ऑर्क्स। इस पत्थर से तुम्हारी एक सेंस बढ़ जाएगी, जैसे कि गॉब्लिन की फीट जिसकी वजह से तुम्हारे पैर और हल्के हो जाएंगे, कुपोल्ड के कान जिसकी वजह से तुम और अच्छी तरीके से सुन पाओगे, गुनोल की नोज जिसकी वजह से तुम बहुत अच्छी तरीके से सूंघ पाओगे, लिजर्ड मैन की आंखें जिसकी वजह से तुम बहुत दूर तक का देख सकोगे, और के हाथ जिसमें तुम्हारे हाथों में बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। और इसको देखकर यनवू बोलता है आईज, ईयर्स और नोज तो मेरे हाइटेंड सेंसेस में काम आएंगे और हाथ और पैर मेरे शुनपो स्किल में काम आ जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आइटम्स मेरे लिए ही बने हों। चैप्टर 28।
हम देखते हैं गैलियड और यनवू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और यनवू गैलियड से बोलता है मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और गैलियड आगे से बोलता है कि तो अब तुम ब्लॉक एफ पे जा रहे हो, जिस पर यनवू बोलता है कि हाँ, और गैलियड बोलता है कि हाँ चलो ये सही भी है, क्योंकि अब जब तुम्हारे पास सब कुछ आ गया है तो तुम्हारा वहाँ जाना ही बेहतर होगा। और पानी पीते हुए सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ ये कोई साधारण प्लेयर नहीं है, जिस तरीके से इसने शुनफू को इस्तेमाल किया था मैं जब ही समझ गया था। और वो जुनवू को याद करते हुए बोलता है ये मुझे किसी की याद दिलाता है, पर गैलियड को ये नहीं पता कि जिसको वो याद कर रहा है वो उसी का बड़ा भाई है। और तभी गैलियड सोचता है मुझे लगता है शायद इनका कोई रिश्ता हो, और आगे बोलता है कि जो भी इस टावर में आता है उसका खुद का एक पास्ट होता है और उसके पास्ट की वजह से ही उसको ये पता चलता है कि उसको कैसे आगे बढ़ना है। और अगर उनका कोई पास्ट ही ना हो तो किसी को भी इतना शौक नहीं है कि इतने ज्यादा मुश्किल गेम में अपनी दुनिया को छोड़कर वो यहाँ पर आ जाए। तभी गैलियड यनवू से बोलता है जाने से पहले ये भी ले जाओ। और हम देखते हैं वो अजर स्वॉर्ड क्लैन की तलवार होती है जो हमने बैन के हाथों में देखी थी, और उसको देखकर यनवू बोलता है ये क्या है। और गैलियड बोलता है जिस दुश्मन का सामना तुमने आखिरी बार किया था ये उसकी तलवार है और ये काफी अच्छी तलवार है। और यनवू उसको उठाकर देख रहा होता है। तभी गैलियड बोलता है कि इसका इस्तेमाल जब तुम चाहो तब कर सकते हो, और अगर तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना तो तुम इसे मिस्ट्री मर्चेंट को भी बेच सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छे प्राइस में बिक सकती है। यनवू इसको पकड़ कर देख रहा होता है कि इसका ब्लेड भी बहुत शार्प है और इसका बैलेंस भी बहुत अच्छा है। ये एक सच में बेहतरीन तलवार है, लेकिन मैं एक हाथ के हथियार चलाने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, जैसे कि कोई चाकू या कोई छोटी तलवार। तो जैसा गैलियड ने मुझे बताया मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ और इसको बेच दूंगा। तभी गैलियड यनवू से पूछता है कि बस मुझे तुम्हारे से पूछना है तुमने ऐसा किया क्या है जो एरन का ग्रुप तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि जब तुम अब ब्लॉक एफ में जा रहे हो तो उनका मेन हेडक्वार्टर वहीं पर है, तो वहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। यनवू गैलियड से सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है कहना क्या चाह रहे हो तुम। जिस पर गैलियड बोलता है कि तुम एरन ग्रुप के खिलाफ हो ना, क्योंकि ये जो टेसल तलवार पर लगा हुआ है ये एरन ग्रुप का सिंबल है। यनवू थोड़ा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है क्या वो नॉर्मल स्कैवेंजर का ग्रुप नहीं था बल्कि एरन का ग्रुप था, यानी कि अजूर स्वॉर्ड क्लैन का। और सोचने लगता है कि मेरे छोटे भाई और उसकी टीम आनिटा ने स्कैवेंजर ग्रुप को खत्म किया था और उसके बाद एरन ग्रुप आ गया था, और फिर उसके बाद वो ह्यूमन फार्म की ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन फार्म यानी जहां हमने बहुत सारे लोगों को जेल में बंद हुए देखा था, वो एक तरह से ह्यूमन फार्मिंग थी जहां पर प्लेयर्स को बेचा जा रहा था और उनको किसी और को खिलाया जा रहा था। और आगे सोचता है कि किस तरीके से कहान और डोयल एकदम से चले गए थे। एरन ग्रुप जो है वो लोगों की सेफ्टी के लिए काम करता है, लेकिन पीठ पीछे वो ही स्कैवेंजर्स का ग्रुप चला रहा है और लोगों को मरवा रहा है। और ये सब जानकर ही कहान और डोयल एरन ग्रुप के मेन हेडक्वार्टर में चले गए होंगे। और यनवू को थोड़ी अब टेंशन भी हो रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है और सोचता है कि कहान और डोयल दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो अपने आप को संभाल भी लेंगे, लेकिन उनका दुश्मन इस बार एरन ग्रुप है, तो चीजें थोड़ी सी बदल सकती है। और उस ग्रुप में अनगिनत लोग हैं जो अज़ुर स्वॉर्ड क्लैन से आए हुए हैं और वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं इसका अंदाजा मुझे अभी नहीं है। इस टावर में बहुत सारे क्लैन हैं, लेकिन उनमें से 8 क्लैन सबसे ज्यादा ताकतवर है और अज़ुर स्वॉर्ड क्लैन उसी 8 क्लैन के अंदर आता है। तो कहान और डोयल को बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। अज़ुर स्वॉर्ड क्लैन ने पहले भी आरिटा का बहुत अच्छी तरीके से सामना किया था और उनको खत्म कर दिया था, और अगर उन दोनों ने अब तक एरन ग्रुप को खत्म कर दिया होता तो अब तक ब्लॉक ई में उसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती। और अगर चर्चा शुरू नहीं हुई है इसका मतलब ये है या तो कहान और डोयल मारे गए हैं या फिर वो हार गए हैं। और यद वो कहान और डोयल के बारे में इतना ज्यादा सोचकर परेशान हो रहा होता है और सोचता है कि क्या वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं या फिर बस नॉर्मल प्लेयर्स हैं, क्या मुझे इन सब चीजों में शामिल होना चाहिए या नहीं। और उसे कहान और डोयल की दोनों की बहुत ज्यादा याद आने लग जाती है और वो बोलता है कि मैं आखिरकार इतनी सारी चीजों को उलझा क्यों रहा हूँ। तभी उसे अपने छोटे भाई की बात याद आती है। वो बोलता है मेरे भाई तुम हमेशा से मेरे हीरो रहे हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा दर्द तुम्हें पूरी तरीके से बदल के रख दे, तुम जैसे हो वैसे ही रहना हमेशा। और यनवू आगे बोलता है कि ये उस वॉच में से निकलने वाले जुनवू के आखिरी शब्द थे।
इसका मतलब मुझे क्या करना है ये अब बिल्कुल साफ हो चुका है। और सोचता है कि कुल मिलाकर 5 तलवारें थी जो मेरे भाई के दिल में घुसी हुई थी। 3 उनकी थी जिनको लोग किंग कहकर बुलाते हैं, 1 तलवार उसके प्यार की और 1 तलवार उसकी जिसको वो दिल से अपना दोस्त मानता था। और हम देखते हैं कि यनवू और गैलिएड अब घर से बाहर आ जाते हैं और गैलिएड यनवू से बोलता है तो तुम अब वॉर चुन रहे हो? जिस पर यनवू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? गैलिएड बोलता है कि देखो मैं एक बेलिकुस ट्राइब से बिलोंग करता हूँ और एक समय था जब मैं बहुत ज्यादा लड़ाइयों में घिरा रहता था और इसी वजह से तुम्हें देखकर मुझे अपना पुराना टाइम याद आ जाता है और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो और तुमसे मैं पहली बार मिलकर ही तुम्हें समझ गया था। तुम में पहले से ही लड़ने की भावना है और अब जब तुम्हारे अंदर और ज्यादा पावर्स आ चुकी हैं तो अब मैं और अच्छी तरीके से नोटिस कर सकता हूँ कि पहले में और अब में क्या डिफरेंस है। और गैलिएड आगे पूछता है क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? और यनवू सोचने लगता है कि अगर गैलिएड मेरे साथ होगा तो ये लड़ाई बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैंकर है और ऐसा भी हो सकता है कि एरन को अकेला ही खत्म कर जाए, लेकिन फिर भी। और तभी वो गैलिएड से बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर गैलिएड बोलता है मगर क्यों? यनवू बोलता है कि देखो ये मेरी लड़ाई है और सोचता है कि कान और डोएल को बचाना ही मेरा मेन गोल नहीं है, यानी मकसद। मेरा मेन गोल है अपने भाई का बदला लेना और अगर मैं एरन को नुकसान पहुंचाऊंगा तो ये चीज एजोर स्वॉर्ड क्लैन को भी पता चलेगी और मैं ये काम किसी और से नहीं करवाना चाहता हूँ। ये जंग मैं ही लड़ूंगा। और गैलिएड यनवू से आगे बोलता है कि ये सब आसान नहीं होगा। जिस पर यनवू बोलता है जानता हूँ। और फिर गैलिएड यनवू से बोलता है ठीक है तो बेस्ट ऑफ लक। और यनवू अब वहां से जाने लगता है और जाते हुए सोचता है कि अजोर स्वॉर्ड क्लैन ह्यूमन फार्म्स क्यों बना रहा है, क्योंकि सही बोला जाए तो एक ह्यूमन फार्म को चलाना काफी मुश्किल है और अगर उनका गोल है कि वो बाकी प्लेयर्स से उनके आइटम्स को चुराना चाहते हैं तो वो तो आसानी से किया जा सकता है, पर लेकिन वो इतना बड़ा काम क्यों करेंगे कि उन्हें एक ह्यूमन फार्म चलाने की नौबत आ जाए? क्योंकि पहले भी आरिटा ने इन सब चीजों को खत्म किया हुआ था। इसमें कुछ ना कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है और इसके पीछे कुछ बड़ा ही मकसद होगा और अगर मुझे पता चल जाए कि वो क्या है तो मैं उसे अपने प्लान्स में इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि मैं अजूर स्वॉर्ड क्लैन के खिलाफ ही उसको इस्तेमाल करूंगा। वैसे जो 8 बड़े क्लैन हैं उन्होंने मिलकर मेरे भाई को और उसकी आरिटा टीम को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ है अजूर स्वॉर्ड क्लैन का। जिस इंसान ने मेरे भाई के दिल में अपनी तलवार घुसा दी थी वो भी उसी क्लैन में है। और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी जंग अब शुरू हो चुकी है और अब यही अगर बात है तो मुझे अब पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। तो मेरे पास बस अब 4 दिन बचे हैं, यानी कि 88 आवर्स और 25 मिनट। मुझे एरन को 3 दिन में खत्म करना होगा और बाकी बचे हुए टाइम में मुझे बचा हुआ अपना राउंड खत्म करना होगा। और आगे बोलता है कि पहले मैं उनको परेशान कर दूंगा हमला करके और उनको बिल्कुल भी शांति से बैठने नहीं दूंगा और जब वो बहुत ज्यादा थक जाएंगे तब मैं उन पर हमला कर दूंगा और मैं एरन के मेन हेडक्वार्टर और उनका मैनेजमेंट और एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, हर चीज खत्म कर दूंगा और मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में खत्म करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ और तब तक के लिए keep watching, keep exploring, because we are freaks.